Hello everyone, I am Pramod Kumar Rathod and welcoming you to my channel English ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सबको टेंशन दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस। टेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं और ये टाइप्स कैसे बने हैं। इन टाइप्स को हम खुद स्वयं यहाँ पर बना करके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम टेंस पर। टेंस की नेसेसिटी अर्थात आवश्यकता टेंस की क्यों पड़ी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, इस पर हम यहाँ पर थोड़ी डिस्कस करके देखते हैं। सबसे पहले टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। काल से तात्पर्य हमारा है टाइम से संबंधित, यानी कि टाइम को व्यक्त करने वाला। अर्थात टेंस वो शब्द होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो एक टाइम को शो करते हैं, टाइम को व्यक्त करते हैं। तो क्या एक तो हमारे सामने एक पार्ट तो इसका आता है कि ये टेंस वो होते हैं जो टाइम को शो करते हैं, लेकिन क्या ये टेंस सिर्फ टाइम को ही शो करते हैं या इसके अलावा और भी कोई काम इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है या कोई शो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम एक कहानी लिख रहा है। अब हमारे सामने एक सेंटेंस है जिसमें है राम एक कहानी लिख रहा है। तो पहली बात तो इस सेंटेंस को रीड करने के साथ ही हमारे ये समझ में आता है कि ये टाइम कौन सा टाइम सेंटेंस में बताया गया है। अर्थात लास्ट का जो शब्द है इसको देख करके हमें पता लगता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम का है, अर्थात ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। अब टाइम के अलावा इस सेंटेंस में ऐसा और क्या शो हो रहा है जिससे हमें पता लगे कि टाइम के अलावा ये सेंटेंस और भी हमें कुछ बता रहा है। तो जी हाँ, इसमें एक चीज और दिखाई गई है, एक बात और बताई जा रही है, वो है लिखने की। लिखना मतलब राम जो काम कर रहा है, राम के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, राम के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, इस सेंटेंस में वो चीज भी शो हो रही है। अर्थात राम के द्वारा किया गया वर्क इस सेंटेंस में शो हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंस के अंतर्गत टाइम के अलावा एक और चीज जो शो की जाती है वो एक्शन होती है, अर्थात वो एक वर्ब होता है। यानी कि सेंटेंस के अंतर्गत टाइम भी शो किया जाता है और साथ ही साथ एक्शन भी बताया जाता है कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वो कार्य कितना हुआ या चल रहा है। अब जब हमारे सामने ये क्लियर है कि एक टेंस के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वी कैन डिवाइड टेंस इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज एक्शन। यानी कि टेंस में दो चीज आती है, हम टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसमें टाइम शो किया जाता है, दूसरी चीज इसमें एक्शन या वर्क बताया जाता है। अर्थात टेंस वह रूल्स होते हैं जो हमें वाक्य के टाइम और उसमें आए हुए वर्क को बताते हैं। इसी को हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि टेंस शोज अस अबाउट द टाइम एंड एक्शन ऑफ ए सेंटेंस। ये एक प्रकार से हम टेंस की परिभाषा रख सकते हैं कि टेंस के अंतर्गत टाइम को बताया जाता है और टेंस के अंतर्गत उसमें वर्क को बताया जाता है कि वर्क कितना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टाइम और एक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। अभी हमने देखा कि टेंस के अंतर्गत दो बातों को व्यक्त किया जाता है, दो चीजों को व्यक्त किया जाता है। एक तो टाइम को प्रदर्शित किया जाता है कि वाक्य में जो समय चल रहा है वो समय, वो टाइम कौन सा है, और दूसरी चीज जो इसमें व्यक्त की जाती है वो है एक्शन, जिसे कि हम वर्क भी कह सकते हैं। अर्थात जो काम हो रहा है उस काम के बारे में भी इस टेंस के या इस सेंटेंस के अंतर्गत बताया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक टाइम जो होता है, टाइम को कितने
पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, या टाइम कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि टाइम कितने प्रकार का होता है। जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा और बचपन से हम पढ़ते आए सुनते आए कि टाइम तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार का होता है। काल जो कहलाते हैं, 3 काल कहलाते हैं, भूतकाल कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है और भविष्य काल जिसे हिंदी में कहते हैं। अब टाइम को जो डिवाइड किया जाता है तो 3 पार्ट इसके बताए गए हैं कि 3 पार्ट होते हैं। एक तो जैसे अभी हम वी आर डिस्कसिंग, अभी हम बात कर रहे हैं, हम टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एट प्रेजेंट वाला समय है जिसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम। दूसरा, जैसा कि अभी बताया मैंने, हिंदी में भूतकाल जैसे कहा जाता है, अर्थात वह जो बीत चुका है वह टाइम, उसको यहाँ पर पास्ट टाइम के रूप में शो किया जा सकता है, पास्ट टाइम कहा जा सकता है। और तीसरा भी कोई टाइम होता है, तो जी हाँ, तीसरा भी टाइम होता है, यानी भविष्य काल, अर्थात मैं कल बाजार जाने वाला हूं या मैं कल बाजार जाऊंगा, तो इसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है, यानी कि भविष्य काल। फ्यूचर टाइम जो व्यक्त करते हैं सेंटेंस, वो भविष्य काल के सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है कि टाइम जो होता है, टाइम के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम मीन्स टुडे, जिसे अपन टुडे कह करके व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि वर्तमान समय। पास्ट टाइम जिसे हम यस्टरडे के रूप में यहाँ पर शो कर सकते हैं, यानी बीता हुआ समय। और फ्यूचर टाइम जिसको हम टुमारो के नाम से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि आने वाला कल या आने वाला समय। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो चुका होगा कि टाइम जो होता है वह टाइम 3 होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब आते हैं अपन एक्शन पर। एक्शन क्या, एक्शन के भी इसी प्रकार से पार्ट्स हो सकते हैं, एक्शन भी अलग अलग भागों में अपन बांट सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वर्क को भी हम कितने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्शन के पार्ट अब हम यहाँ पर बना करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि वर्क कितने टाइप के हो सकते हैं। अब काम के कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हम सेंटेंस लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, दिन भर हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते रहते हैं। तो उन पर जब हम गौर करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि टाइप जो वर्क होता है, सॉरी एक्शन जो होता है, वो एक्शन काम तो सिर्फ हमारे नजर में 2 प्रकार के ही सामने आते हैं। जैसे कि एक तो चल रहा होता है, यानी कि वी आर डिस्कसिंग, अभी हम बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये काम चल रहा है। तो एक काम तो हो गया हमारा चलने का काम, और एक काम जो होता है वो होता है समाप्त होने का। जैसे मैंने आज खाना खा लिया है, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने यह पाठ पढ़ लिया है, अर्थात मैं यह पाठ पढ़ चुका हूँ। यानी यह तो कार्य चल रहा होता है, यह काम समाप्त हो चुका होता है। तो कार्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या इसके अलावा भी और भी कोई काम हो सकता है जो इनके समाप्त होने के अलावा या चलने के अलावा कोई और भी काम हो सकता है? तो हाँ जी हाँ, एक प्रकार का और काम होता है जिसका समय, जिसका चलने का या समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है, और उस वर्क को, उस एक्शन को यहाँ पर हम इनडेफिनिट के नाम से उसको व्यक्त करते हैं। अब जैसा कि इनडेफिनिट शब्द आपके सुना हुआ, अगर आपको लग रहा हो, अगर आपने कभी डेफिनिट शब्द सुना होगा, अवश्य सुना होगा। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो इनडेफिनिट का जस्ट अपोजिट एंटोनियम से होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी ऐसा कार्य, ऐसा काम जो अनिश्चित हो कि वो चल रहा है या समाप्त हो चुका है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता हो, या ऐसा डेली वाला, रूटीन वाला वर्क होता है जो हमेशा टाइम पर चलता रहता, होता रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्क को हम इनडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं। इनडेफिनिट को एक और शब्द में, अपन आसान शब्द में कह सकते हैं कि सिंपल वर्क। ऐसा वर्क जो सिंपल हो, यूजुअली होता रहता हो, अक्सर किया जाता हो, ऐसे वर्क को हम सिंपल या इनडेफिनिट कह सकते हैं।
सेकंड वर्क जैसा कि अभी हमने बताया, अभी बात करी थी कि काम जो चल रहा होता है, निरंतर चल रहा होता है, ऐसे काम को कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, यानी काम चल रहा है, जैसे आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम सिटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें काम शो किया जाता है कि ये इस वक्त चल रहा है, उसको हम कंटिन्यूअस की श्रेणी में रख सकते हैं। इस कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, यानी कार्य का निरंतर जारी होना इसके अंतर्गत पाया जाता है। तीसरा काम कौन सा होता है जिसको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं, वर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा काम भी होता है जो समाप्त हो चुका है, जैसे आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव टेकन माई नोट्स एटसेट्रा, जिसे हम परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण मीन्स कंप्लीट होना, यानी कोई ऐसा काम जो इस वक्त एट प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है या सेंटेंस के टेंस के अनुसार वो उस समय तक पूर्ण हो चुका होता है, उसको हम परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो चुका है उसे हम परफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, तो जी हाँ, एक और जो इसमें वर्क की कैटेगरी दी हुई है टेंस के अंतर्गत जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्क, ऐसे एक्शन को रखा जाता है जो, अब हिंदी, अगर इसका हिंदी मीन्स से देखें तो परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स निरंतर लगातार। अब पूर्ण भी हो और निरंतर लगातार भी हो तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, तो हम इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस को रखते हैं, ऐसे वाक्यों को रखते हैं, ऐसे काम को रखते हैं जिनमें कार्य के शुरू होने का टाइम दिया होता है, शुरू होने का समय बताया गया होता है और वह कार्य एट प्रेजेंट जब सेंटेंस लिखा जाता है या बोला जाता है उस वक्त वह काम चल रहा होता है। अर्थात ये शो किया जाता है कि यह कार्य पिछले पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था बट अभी इस वक्त ये काम चल रहा है, अभी तक फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो उन सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, यानी 5 वर्ष पहले मैंने पढ़ाने का काम स्टार्ट किया था और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ और आगे भविष्य में भी मैं पढ़ाता रहूंगा। इसलिए ऐसा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। तो हमारे सामने अब एक्शन के भी 4 पार्ट हो चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे करके वर्क के 4 टाइप्स होते हैं और टाइम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। अब आइए हम इनसे 3 और प्लस 4 से मिलकर के हम यहाँ पर टेंस के टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वर्क है हमारा, वर्क और टेंस के साथ इसको हम टाइम के साथ इसको मिलाते चलेंगे। तो टाइम जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के साथ हम चारों के चारों ही वर्क इसमें मिक्स करेंगे, इसके साथ मिला देंगे। जैसे कि मान लो हमके ये प्रेजेंट है, अब इस प्रेजेंट के साथ हम नंबर 1 वर्क मिलाएंगे, फिर हम नंबर 2 वर्क मिलाएंगे, फिर हम नंबर 3 वर्क मिलाएंगे और फिर हम नंबर 4 वर्क मिलाएंगे। तो जब चारों वर्ग मिलाएंगे तो कैसे बनेंगे वो हम यहाँ पर मिला करके भी देखते चलते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट लिया, यह अपना हुआ टाइम। अब प्रेजेंट में हमने वर्ग मिला दिया इंडेफिनिट और ये आपका तैयार हुआ टेंस। तो ये टेंस का जो फर्स्ट टाइप होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल से भी कहा जाए तो सिंपल प्रेजेंट और टेंस।
इस नाम से भी इसको जाना जाता है। चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, चाहे सिंपल, ये सिंपल यहाँ से वर्क लिया, प्रेजेंट हमने टाइम को मिलाया और इसको कंप्लीट कर दिया, तो हमारा पहला टेंस का टाइप जो है वो यहाँ पर हमारे सामने कंप्लीट होकर के आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी प्रकार से हम वापस हमने टाइम लिया, हमारा टाइम वही प्रेजेंट वाले टाइम में हम चल रहे हैं। अब इस प्रेजेंट टेंस में हमने कंटिन्यूअस को मिलाया, ये हमारा वर्क हुआ कंटिन्यूअस, और ये हमारा दूसरा टेंस का टाइप कंप्लीट हो गया। इसी को प्रोग्रेसिव के नाम से भी कह सकते हैं, तो वहां पर भी वही बात आएगी। सबसे पहले हमने टाइम लिया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये हुआ वर्क, और ये आपके टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हमारा दूसरा टाइप हुआ टेंस का। अब तीसरे को बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया ऊपर से टाइम लिया प्रेजेंट, फिर हमने क्या किया वर्क का तीसरा टाइप हमने लिया परफेक्ट, और हमने लिख दिया टेंस। तो ये हमारा तीसरा टेंस का टाइप यहाँ पर कंप्लीट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चौथा टेंस आप खुद बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने टाइम लिया, टाइम लेकर के फिर हमने उसके साथ वर्क को ऐड किया, और ये हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। तो जैसे सबसे पहले प्रेजेंट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये हमारा टेंस का चौथा टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब सेम ये पोजीशन हम पास्ट टेंस के साथ भी करेंगे, यानी कि पास्ट टाइम जो है हमारा, उस पास्ट टाइम में हम वापस ये चारों वर्क यहाँ पर कंबाइन करेंगे, चारों को वर्क को इसके साथ ऐड करेंगे। तो आप जैसे बोलो, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहला टेंस का टाइप बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने टाइम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे एक और नाम है जिसका क्या कहा जा सकता है, सिंपल पास्ट टेंस। ये आपके पास्ट जो टाइम है हमारा पास्ट, उसका पहला टाइप हुआ। अब ऐसे ही सेकंड इसका भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टाइम को लेंगे, लिखेंगे पास्ट, फिर यहां से वर्क को लेंगे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी का एक और नाम जैसा अभी हमने पढ़ा है कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब तीसरा टाइप हम पास्ट समय का तीसरा टाइप हम बनाते हैं, तो वापस इजी है बिल्कुल। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि सबसे पहले हमने टाइम लिया पास्ट, फिर हम लेंगे वर्क, तो पास्ट परफेक्ट, और ये हमारा पास्ट टेंस का तीसरा टाइप कंप्लीट हुआ। चौथा जो इसका है वो भी आसानी से बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये टेंस। तो ये आपके प्रेजेंट में चारों वर्क मिलाया, चारों काम को हमने मिलाया, तो चार टाइप टेंस की ये हमारा कंप्लीट हुए। फिर पास्ट जो टाइम है उस टाइम में हमने फिर चारों वर्क को मिलाया, तो हमारे चार टाइप से पास्ट टेंस के भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम फ्यूचर टाइम पे, जो भविष्य का समय है, उसमें भी हम इन चारों वर्क को उसके साथ ऐड करेंगे और हमारा अगला टेंस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि एक और इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसका एक और नाम क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, सिंपल, वेरी गुड, सिंपल फ्यूचर टेंस।
अब फ्यूचर टेंस का जो सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट है, उसको आप आसानी से आप तो बना ही सकते हो। जैसे हमने फिर टाइम लिया, टाइम के साथ हमने क्या किया, वर्क को ऐड किया। वर्क क्या है हमारा, कंटिन्यूअस वर्क है, यानी निरंतर काम का जारी होना जिसमें पाया जाता है, वो कंटिन्यूअस वर्क यहाँ पर ऐड किया। तो हमारा दूसरा टाइप कंप्लीट हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और इसी को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके बाद फ्यूचर टेंस का भी हम तीसरा पार्ट तैयार कर सकते हैं, तीसरा टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टाइम को लिया फ्यूचर, फ्यूचर के साथ हमने वर्क को ऐड किया, परफेक्ट, और यह हमारा तीसरा फ्यूचर का तीसरा टाइप कंप्लीट हुआ। फिर फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट भी हम यहाँ पर सबसे पहले टाइम, टाइम के बाद हमने लिया वर्क, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और ये टेंस। तो देखा आपने कितना आसान है, जिसमें बिल्कुल भी हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस प्रकार से पूरे जो टेंस के टाइप होते हैं वो टाइप यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, और वो भी बिना किसी रटन विद्या के। टेंस से समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इन टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब की क्या भूमिका होती है, हेल्पिंग वर्ब का इन टेंस में क्या रोल होता है, हेल्पिंग वर्ब हमें किस प्रकार से सहायता करती है इन टेंस को समझने में। तो अगले स्टेप हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। आइए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कैसे हमारी सहायता करती है। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सिलरीज वर्ब्स। एक्सिलरीज वर्ब जो होती है इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, नाम से क्लियर होता है कि वो वर्ब जो हेल्प करती हो, अर्थात जब ये सेंटेंस में यूज की जाती है तो ये मेन वर्ब से पहले आती है और ये हमारी हेल्प करती है उस वाक्य के टेंस को, उस वाक्य के टाइम को समझने में, या हमें टाइम को समझाने में हमारी हेल्प करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब या जिसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है मॉडल्स वर्ब। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी चीज होती है मॉडल्स वर्ब। अब मॉडल्स वर्ब तो जैसे कि मॉडल के रूप में यूज में आती है, और इस मॉडल के अंतर्गत बहुत सारी जो हेल्पिंग वर्ब है जिनके मैं अभी यहाँ पर नाम आपके सामने बता दूंगा, और उन मॉडल वर्ब्स को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ मॉडल वर्ब्स होती है जो सेंटेंस में मेन वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब होती है उसके पहले आकर के ये उनके टेंस के मूड को व्यक्त करने के काम में आती है। हालांकि मॉडल्स वर्ब के लिए हम अगले वीडियो में अगले स्पेशल मॉडल का वीडियो बनाएंगे, उसमें मॉडल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमें जो टेंस में जो हमारे जो टेंस के टाइप्स होते हैं उनमें जो काम में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम यहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, हम हेल्पिंग वर्ब को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर हम अब उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब का टाइप आता है वो है टू डू फैमिली का। टू डू फैमिली के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब यूज में आती है वो है एक तो डज और डू। ये डज और डू आती है प्रेजेंट टेंस में यूज। प्रेजेंट टेंस में जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में टू डू फैमिली में से कुछ लगाना होता है तो डज या डू का यूज किया जाता है, और इसी का पास्ट टाइम में अगर यूज करना हो तो डिड हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर यह भी क्लियर कर देते हैं कि डज का जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, और
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाई जाती है। और डिड का यूज सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों में से किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो उसके साथ डिड का यूज किया जा सकता है। सेकंड नंबर जो आता है वो है टू बी फैमिली। अब टू बी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है, इसमें सबसे पहले आती है एम के अलावा इज, और इज के साथ आर का यूज प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत किया जाता है। टू बी फैमिली में एम, इज और आर प्रेजेंट टाइम में, और वाज और वर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज पास्ट टाइम में किया जाता है। अब यहाँ पर एम का प्रयोग आई सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एकमात्र ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जब भी आई एज ए सब्जेक्ट आई का यूज होता है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, तो आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ इज का यूज किया जाता है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यदि है तो उसके साथ आर का यूज प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस में किया जाता है। इधर वॉच का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब किया जाता है पास्ट टाइम के अंतर्गत। पास्ट टाइम के सेंटेंस में वॉच वर का यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं तीसरी फैमिली। तीसरी फैमिली आती है टू हैव फैमिली। टू हैव फैमिली के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, टू हैव फैमिली में जो हेल्पिंग वर्ब बताई जाती है वो है आपके हैज, और हैव का यूज प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए किया जाता है, और पास्ट टाइम को शो करने के लिए हैड यूज की जाती है। यहाँ पर भी वही हैज का यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस के अंतर्गत। और हैड का यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों में से किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो उन सबके साथ हैड का यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए कुछ जो मॉडल में भी यूज होती है और टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है, वो शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका यूज फ्यूचर टेंस में किया जाता है। शेल का जैसा कि यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दे, क्लियर कर दे, शेल का यूज आई और वी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं हम टेंस के अंतर्गत जो काम में आने वाली मेन वर्ब होती है जिसे कि प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है, अर्थात प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के कितने टाइप होते हैं। जैसा हमने शुरू से ही पढ़ रखा है, हमें बताया जाता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि 3 फॉर्म जो पाई जाती है वो टेंस में यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो गो की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म बनेगी आपके वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन शब्द। ऐसे हर वर्ब जो भी वर्ब पाई जाती है सभी वर्ब की 3 फॉर्म होती है, 3 उनके टाइप होते हैं जो अलग अलग टेंस में यूज की जाती है। और ये जो वर्ब होती है ये हमें उस सेंटेंस के उस वाक्य के वर्क को बताती है कि वर्क कितना हुआ है, काम चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि अभी हमने उसको पढ़ा था टू डू फैमिली से,
टू बी फैमिली की और टू हैव फैमिली की। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू डू फैमिली की। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में डू लिखा हुआ है तो डू के साथ हम मेन वर्ब की कौन सा फॉर्म यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर डू लिखा हुआ है तो डू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हम उसका यूज करते हैं। जैसे अगर डज लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर डज का यूज किया गया है सेंटेंस में तो डज के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज के साथ और डू के साथ आएगी। इसके साथ इन्हीं का एक और फैमिली का सदस्य है डिड, जो टू डू फैमिली में तीसरा सदस्य आता है डिड। तो डिड के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो चुका होगा कि अगर टू डू फैमिली की कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज सेंटेंस में होता है तो टू डू फैमिली के हेल्पिंग वर्ब के साथ केवल और केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद ये था आपके टू डू फैमिली के हेल्पिंग वर्ब्स। इसके बाद आता है टू बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब्स। अब आइए इन्हें देखते हैं। यदि इज हो, यदि एम हो, यदि आर हो या वॉज हो या फिर वर हो, ये सारे के सारे टू बी फैमिली के मेंबर्स है। अगर इनमें से इज, एम, आर, वॉज या वर में से कोई भी है तो आपको इनके साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल गो में अगर आईएनजी लगाया आपने तो बना गोइंग। जैसे हमने टेक में आईएनजी लगाया तो शब्द बना न्यू शब्द टेकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो उसका रूप, नया रूप सामने आएगा और ये सारे टू बी फैमिली की जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। इस चीज का अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद तीसरी फैमिली जो एक और हमारे सामने आती है जिसके मेंबर से हैज, हैव और हैड। अगर ये आपके टू हैव फैमिली की जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये अगर सेंटेंस में दी हुई है, अगर इनमें से कोई सा भी एक हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हुआ है तो आपको उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन से वर्ब लगाओगे आप, वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म आएगी। यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पर हैज दिया हो या हैव दिया हो या फिर हैड दिया हो तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसके अलावा जो फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर टाइम को शो करने वाली, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, देखा था, शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर शैल या विल है तो शैल विल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए या किया जाता है। बाकी शैल विल का जब हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं उन 4 टाइप्स को पढ़ेंगे तो हर टाइप्स के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन से मेन वर्ब आएगी वो हम उस के दौरान पढ़ते वक्त उस दौरान हम और ज्यादा अच्छे क्लियर तरीके से देख लेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे टेंस के जो हमने 12 टाइप्स देखे हैं उन 12 ही टाइप्स को 1 बाय 1 एक एक करके हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनकी पहचान हम देखेंगे, उनके अंतर्गत कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन से मेन वर्ब का यूज किया जाता है। इस चीज को हम 12 ही टाइप्स ऑफ टेंस में 1 बाय 1 एक एक करके देखने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारा नया वीडियो, ग्रामर से संबंधित नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।